अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में है। इसके अलावा हम डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं। लोकेशन एंड शेप, यानी ये हमारे बॉडी में कहाँ पर वाक़या है और इसकी शक्ल किस तरह है। लोकेशन, द थायराइड ग्लैंड is located in the front of the neck, below the larynx or voice box, and on top of the trachea or windpipe. थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म में जो लेरिंक्स है या इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसके नीचे, और ये जो ट्रेकिया है या इसको विंड पाइप भी कहते हैं, इसके ऊपर वाक़या होता है। शेप, इसका शक्ल, इट इज टिपिकली डिस्क्राइब एज बटरफ्लाई शेप, यानी इसका जो शक्ल होता है वो तितली की तरह, बिल्कुल तितली की तरह होता है। ये जिस तरह तितली का पर है, फिर ये भी तितली का पर होता है, दरमियान में इसकी क्या होती है, इसकी बॉडी होती है। तो ये इसका शक्ल बिल्कुल एक तितली की तरह है, और इसको हम एच की तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि एच ये और दरमियान में ये आपस में मिला हुआ है, तो एच की तरह या इसकी शक्ल तितली की तरह होती है। मूवमेंट, क्या थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये फिक्स होते हैं या ये मूवमेंट कर सकते हैं। द ग्लैंड मूव्स विद द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब हम खुराक को निगलते हैं तो खुराक के निगलते वक्त ये ट्रेकिया के ऊपर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये फिक्स नहीं होते, ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन उस वक्त मूवमेंट करते हैं जब हम खुराक का निवाला अंदर ले जाते हैं, और जब खुराक का निवाला वो ट्रेकिया में से गुजरता है तो ये इसके ऊपर क्या करते हैं, मूवमेंट वो करते हैं। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू हैं, ये ये टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, lobes and isthmus. Thyroid gland, it consists of two lobes, right and left, connected by a central isthmus which wraps around the trachea. थायराइड ग्लैंड, ये दो लोब और ये दोनों लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जुड़ा हुआ हिस्सा जो है इसको इस्थमस कहते हैं। तो ये लोब है, ये दायां लोब है, इसको राइट लोब कहते हैं, और ये जो है ये लेफ्ट लोब है, और दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये इसका जो जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको इस्थमस कहते हैं, ये इस्थमस कहलाता है। बाज़ लोगों का जो थायराइड ग्लैंड होता है इसमें तीसरा छोटा सा लोब भी होता है। यहाँ पर ये तीसरा छोटा सा लोब, ये हर एक शख्स की थायराइड ग्लैंड में नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि इसकी थायराइड ग्लैंड में तीसरा छोटा सा लोब भी होता है, और इस छोटे से लोब को पायरामिडल लोब कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो वजन होता है वो 20 to 60 ग्राम, 20 ग्राम से 60 ग्राम तक इसका वजन होता है। इसके बाद है फॉलिकल्स यानी टिश्यूज। तो इसके जो टिश्यू हैं इसको फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल जो होते हैं द प्राइमरी फंक्शनल यूनिट
ऑफ द थायराइड आर फोलिकल्स। यानी थायराइड ग्लैंड का जो प्राइमरी फंक्शनल यूनिट होता है इसको फोलिकल्स कहते हैं। फोलिकल्स एक तेलियों की शक्ल में होते हैं। मसलन यहाँ पर आप देख लीजिए एक सेक की सा तेली है, ये भी क्या है, एक तेली है, ये तेली है, ये भी क्या है, इस तरह इसको फोलिकल कहते हैं। इस फोलिकल पर थायराइड ग्लैंड क्या होता है, मुश्तमिल होता है, और इसको प्राइमरी फंक्शनल यूनिट का नाम दिया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका होता है और इसके अंदर एक माया भरा होता है। इसके अंदर, इस फोलिकल के अंदर माया भरा होता है। इसको कोलाइड का नाम दिया जाता है। स्ट्रक्चर which are microscopic structure filled with colloid and lined by follicular सेल्स। ये जो फोलिकल्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ये तेलियां हैं और इन तेलियों के अंदर माया होता है जिसको कोलॉइडल कहते हैं। और ये जो फोलिकल्स होते हैं ये फिर सेल से बने होते हैं। ये क्यूबाइडल सेल होते हैं और इन क्यूबाइडल सेल को फोलिकुलर सेल का नाम दिया जाता है। इसको फोलिकुलर सेल कहते हैं। ये जो सेल हैं ये इर्द गिर्द जो नीले रंग के हैं और ये क्यूबाइडल है, क्यूब की शक्ल, इसकी शक्ल क्यूब नुमा होती है, इसलिए इसको क्यूबाइडल शक्ल के ये फोलिकुलर सेल पर ये फोलिकल मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा पैरा फोलिकुलर सेल, सी या सी सेल इसको कहते हैं। सी सेल आर लोकेटेड इन स्पेसिस बिटवीन दी फोलिकल्स। ये जो फोलिकल्स हैं इन फोलिकल के दरमियान में, दो फोलिकलों के दरमियान में, फोलिकल के वस्त में नहीं, दो फोलिकलों के दरमियान जो जगह होती है, ये फोलिकल है, ये फोलिकल है, इसके दरमियान जगह है, या ये फोलिकल है, ये फोलिकल है, इसके दरमियान कुछ और सेल होते हैं। इसको सी सेल या पैरा फोलिकुलर सेल इसको कहते हैं, या इसको सी सेल कहते हैं। और ये सी सेल मैंने आपको बताया कि ये फोलिकल के दरमियान जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, इनके दरमियान ये सेल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक प्राइमरी फंक्शनल यूनिट, प्राइमरी फंक्शनल यूनिट वो तो फोलिकल्स हैं। और ये फोलिकल मैंने आपको बताया कि ये फिर सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सेल को फोलिकुलर सेल कहते हैं। और इसके अलावा कुछ इन फोलिकल के दरमियान, कुछ और स्पेस के दरमियान कुछ और सेल होते हैं जिसको पैरा फोलिकुलर सेल या सी सेल कहते हैं। अब ये सेल, ये जो फोलिकल्स होते हैं या फोलिकुलर या पैरा फोलिकुलर सेल जो होते हैं, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं कि वो कंपोनेंट्स फिर आगे जाकर अपना फंक्शन, एक खास किस्म का फिर एक फंक्शन क्या करते हैं, वो सरंजाम देते हैं। तो जो फोलिकुलर सेल होते हैं, ये सेल, इसका फंक्शन ये है कि दीज सेल सिंथेसाइज एंड स्टोर थायराइड हार्मोन्स। ये फोलिकुलर सेल जो होते हैं, ये फोलिकुलर, ये क्यूबाइडल फोलिकुलर सेल जो होते हैं, ये सेल क्या करते हैं, ये थायराइड हार्मोन पैदा करते हैं। ये दो किस्म के थायराइड हार्मोन पैदा करते हैं। एक को थायरोक्सिन कहते हैं जो T4 से जाहिर किया जाता है, और दूसरे को ट्राईहाइड्रोथायरोनिन कहते हैं जिसको T3 से इसको लिखा जाता है, जाहिर किया जाता है। T4 और T3, T3 का मतलब है कि ये जो हार्मोन है इसमें 3 आयोडीन के एटम होते हैं, इसलिए इसको ट्राई, नाम भी इसका ट्राई आयोडो थायरोनिन कहलाता है। और ये जो थायरोक्सिन होता है इसमें 4 आयोडीन एटम होते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो टेट्रा आयोडो थायरोनिन है। टेट्रा आयोडो थायरोनिन यानी 4 आयोडीन इसमें होते हैं। इसको थायरोक्सिन, इसका नाम है T4 और T3। यहाँ पर मैंने दोनों के फार्मूले भी दिए हैं और इन फार्मूलों के स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, दोनों स्ट्रक्चर भी बनाए हैं। तो F3 जो है और F4 है। F3 नहीं बल्कि यहाँ पर हम ये T3 है और ये T4 है। तो ये T4 और ये T3 यानी ट्राई आयोडो है और ये टेट्रा आयोडो
थायरोनिन है। तो इसका जो फार्मूला है वो C15H12I3NO4 इसका फार्मूला है। और T4 का है C15H11I4, इसमें आयोडीन 4 है, इसमें आयोडीन 3 है। और NO4 इसमें जब आयोडीन कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 11 है, फिर आयोडीन यहाँ पर क्या है 4 है। तो ये T3 का ट्राई आयोडो थायरोनिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसमें 3 देके यहाँ पर आयोडीन है और इसमें 4 यहाँ पर क्या है आयोडीन है। इसमें 2 बेंजीन मालिक्यूल हैं, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। यहाँ पर फिर कार्बन और ये ईस्टर की मदद से, बांड की मदद से आपस में क्या है लियो है। बहरहाल ये T3 का स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या है फार्मूला है। ये T4 का जो फार्मूला स्ट्रक्चर है और ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला इसका क्या है, इसका ये स्ट्रक्चर है। तो अब ये जो फोलिकुलर सेल जो होते हैं वो 2 किस्म के हार्मोन T4 और T3 हार्मोन पैदा करते हैं। अब रेट ऑफ सिक्रीशन जो है वो T4 का रेट ऑफ सिक्रीशन 80 से 90% होता है। इसकी सिक्रीशन की जो रेट है ये ज्यादा पैदा होते हैं। और T3 का जो रेट ऑफ सिक्रीशन है वो 10 से 20% होता है। यानी T3 जो है इज 3 to 4 टाइम मोर एक्टिव। रेशो जो है रेट ऑफ सिक्रीशन जो है वो T4 का ज्यादा है, 80 से 90% है और इसका 10 से 20। लेकिन जो एक्टिविटी के लिहाज से है तो T3 जो है वो T4 से 3 से 4 टाइम ये मोर एक्टिव है, ये ज्यादा एक्टिव है इससे देन 4। अच्छा, मोस्ट ऑफ T3 इन द ब्लड इज फॉर्म्ड फ्रॉम T4। क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ सिक्रीशन तो T3 का बहुत कम है और वहां पर जो फंक्शन सरंजाम देता है अंदर ये हार्मोन, तो T4 का कोई फंक्शन नहीं होता। T4 कोई फंक्शन सरंजाम दे नहीं सकता। फंक्शन अगर सरंजाम देता है तो वो T3 सरंजाम देता है क्योंकि वो बहुत एक्टिव होता है। और यही वजह है कि ये T4 जो होते हैं ये जब जरूरत होती है तो फिर ये T3 में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और T3 भी जो फंक्शन है, अगर हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे तो वो T3 वो फंक्शन क्या करता है, वो फिर सरंजाम देता है। तो T3 जो है इसका, अच्छा अब T4 जो है इसका हाफ लाइफ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 डेज पर मुश्तमिल है, हाफ लाइफ 7 डेज पर। लेकिन जो T3 है इसका जो हाफ लाइफ है वो 1 डे 24 आवर पर क्या है ये मुश्तमिल है। इसका जो हाफ लाइफ बहुत कम होता है। इसके अलावा जो, चलो डेस्टिनेशन की तरफ फिर बाद में हम आते हैं। इसके अलावा ये तो इसका रेट ऑफ सिक्रीशन है। एक रेशो ऑफ सिक्रीशन होता है। तो रेशो ऑफ सिक्रीशन T4 का 80 से 100 माइक्रोग्राम यानी पर डे होता है, जबकि T3 का 5 से 10 होता है। और दोनों के दरमियान जो रेशो है वो T4 और T3 के दरमियान जो रेशो है वो तकरीबन 10:1 है। यानी T4 क्या होते हैं वो ज्यादा है और T3 क्या है वो कम है। लेकिन मैंने आपको बताया कि T3 जो है वो 3 से 4 टाइम मोर पोटेंट देन T4, यानी मोर क्या होता है एक्टिव होता है T4 से। अब एक सवाल ये पैदा होता है, अब ये T4 जो होते हैं ये अक्सर जब T3 में तब्दील होते हैं तो ये खास किस्म के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो है डी आयोडाइनेज इसका नाम होता है, डी आयोडीनेज ये एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम की मदद से ये फिर जो होते हैं किडनी में, मसल में और लीवर में, ये लीवर है तो लीवर, किडनी या मसल में फिर ये T4 जो होते हैं ये T3 हार्मोन्स में इन एंजाइम के डी आयोडोनोज जो होते हैं ये इन हार्मोन की मदद से ये T4 T3 में तब्दील होते हैं। इसके बाद है पैराफोलिकुलर या इसको सी सेल कहते हैं। पैराफोलिकुलर या सी सेल जो होते हैं डी सेल सीक्रेट
कैल्सिटोनिन। ये भी ख़ास किस्म के हार्मोन खारिज करते हैं। सी सेल जो है इसको कैल्सिटोनिन कहते हैं। और ये कैल्सिटोनिन जो होती है ये ब्लड में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 5 से 50 पीजी पर मिलीलीटर इसकी कंसंट्रेशन होती है। और इस हार्मोन की जो लाइफ है टोटल टोटल हार्मोन जो है वो 10 से 65 पीजी पर मिलीलीटर होती है। और इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 2 से 4 मिनट तक होता है। इसकी हाफ लाइफ बाकी जो T3 और T4 है इससे बहुत ज़्यादा कम है। इसका हाफ लाइफ 2 से 4 मिनट पर मुश्तमिल है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो T4 है इसका हाफ लाइफ जो था वो 7 डेज पर क्या था मुश्तमिल था। और दूसरे का जो होता है वो 24 आवर था। और इसका 2 से 4 मिनट पर इसका हाफ लाइफ क्या होता है मुश्तमिल होता है। इसके बाद ये जो तीनों हार्मोन है ये जो कैल्सिटोनिन है कैल्सिटोनिन इसका जो फार्मूला है ये C151H226 नाइट्रोजन 40 ऑक्सीजन 45 और सल्फर 3 ये तकरीबन 32 एमिनो एसिड यानी ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या है मॉलिक्यूल है। और ये पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो तकरीबन ये 32 क्या होता है एमिनो एसिड पर क्या होता है इसका एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है। यानी इसके एक मॉलिक्यूल में 32 एमिनो एसिड होते हैं। तो ये इसका क्या है फार्मूला है। हाफ लाइफ इसका बहुत कम है, वो 2 से 4 मिनट तक इसका हाफ लाइफ होता है। अब इसके तीनों जो हार्मोन्स हैं इसके जो फंक्शन है ये सबसे आम फंक्शन जो इसका है वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन। तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन जो है इसका सबसे अहम यानी ये ग्लूकोज की क्या करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करते हैं, इससे एनर्जी को क्या करते हैं इसे हासिल करते हैं, इससे रिलीज करते हैं। यानी इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये वो कम से कम एनर्जी होती है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए दरकार होती है। यानी इंसान ख्वाह वो रेस्ट में हो या मतलब नींद की हालत में हो या रेस्ट कर रहा हो तो इसके लिए एनर्जी की क्या होती है ज़रूरत होती है। क्योंकि इसके दिल के फंक्शन के लिए इसके जो बाकी जो अज़ा हैं इसके फंक्शन के लिए अंदर के अज़ा द्वारा मुसलसल फंक्शन कर रहे होते हैं, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये वो कम से कम एनर्जी जिस पर इंसान जिंदा रह सकता है, यानी एक इंसान के जिंदा रहने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट का नाम दिया गया था। इस मेटाबॉलिक रेट में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है तो ये इससे भी मुराद है कि कितना ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका जो सबसे आम फंक्शन है वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है। इसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, हार्ट रेट है, मूड है, मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव का जो फंक्शन होता है बॉडी में, बॉडी टेम्परेचर जो है, इसके अलावा कंट्रोल दी लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी ब्लड। तो ये चंद एक, हालांकि इससे ज़्यादा इसके क्या है फंक्शन है, लेकिन जो चंद अहम फंक्शन मैंने ये T3 T4 और ये जो दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन और T3 और T4 जो हम बॉडी में जो फंक्शन सर अंजाम दे रही है हार्मोन, इसको फंक्शनल कंपोनेंट्स, इसलिए इसको फंक्शनल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो T3 है, T4 है या दूसरा जो है कैल्सिटोनिन है। तो ये कैल्सिटोनिन और ये तीनों हार्मोन जो होते हैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट्स का नाम किया। यही हार्मोन जो होते हैं आगे क्या करते हैं फंक्शनल सरंजाम देते हैं। यहाँ पर मैंने इसके स्ट्रक्चर भी दिए हैं, फार्मूले भी तीनों के मैंने दिए। इसका रेट ऑफ सिक्रीशन है, इसका रेशो ऑफ सिक्रीशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि T4 अगर ये कोई फंक्शन सर अंजाम नहीं देता तो ये इतना ज़्यादा, इसका रेट ऑफ सिक्रीशन इतना ज़्यादा है, रेशो भी ज़्यादा है
लेकिन इससे ज़्यादा मिकदार में ये क्यों करा, क्योंकि असल में काम तो T3 क्योंकि अगर T3 इतना ज़्यादा T3 बॉडी में मौजूद हो तो वो तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत क्या होंगे, तेज़ होगा, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में फिर क्या पैदा होगी, हरारत वो पैदा होगी, तो इससे सारा मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये T4 की शक्ल में अल्लाह ताला ने क्या ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो स्टोर होता है, और जब भी ज़रूरत होती है तो लीवर है, इसके मसल हैं, या जो दूसरे हमारे किडनीज हैं, वहाँ पर यही T4 हार्मोन जो होते हैं, खास इंजाइम है, वो इंजाइम की मदद से क्या होते हैं, T3 में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और T3 भी ये जहाँ पर मैंने जो फंक्शन दिए हैं वो इन फंक्शन को फिर क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से मतलब ये है कि ये जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स पैदा करते हैं, बाज़ औक़ात इस हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात इसकी मिकदार कम हो जाती है। अगर अब इसकी मिकदार ज़्यादा हो गई तो भी ये डिसऑर्डर है, अगर ये कम हो गई तो भी ये डिसऑर्डर है। दोनों नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए है। इन हार्मोन का ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है, इस हार्मोन का कम होना भी नुकसानदेह है। इसका सेट पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसको हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं, हाइपर थायरॉइडिज्म, और अगर ये कम हो जाए तो फिर इसको हाइपो थायरॉइडिज्म का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हाइपर थायरॉइडिज्म, व्हेन द थायराइड ग्लैंड produces an excessive amount of thyroid hormones यानी T3 और या T4। अगर थायराइड ग्लैंड T3 या T4 की है, वो नॉर्मल से ज़्यादा यानी एक्सेसिव अमाउंट या ज़्यादा मिकदार में ये हार्मोन क्या कर रहे हैं, अगर ये पैदा कर रहे हों, तो इससे जो डिसऑर्डर पैदा होता है या बीमारी जो है, इसको हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं। तो ये थायरॉइडिज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म जो है, इसमें ज़्यादा तादाद में क्या होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं। अब इसकी वजह क्या है, काजेज, इसकी क्या वजह है, ये बॉडी क्यों ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करते हैं, T3 और T4 ज़्यादा क्यों पैदा करते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर मैंने 3-4 इसके काजेज दिए हैं। पहला काज जो है वो ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव डिसीज़ जो है ये एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वेयर द इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट द थायराइड टू प्रोड्यूस टू मच थायराइड हार्मोन्स। ग्रेव डिसीज का मतलब यह है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, जो कि एंटीबॉडीज पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज़ पर मुश्तमिल होता है, और ये मुख्तलिफ की बीमारियों के एंटीजीन को ख़त्म करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, ये बाज़ औक़ात जो होता है एबनॉर्मल हो जाता है। ये उल्टा अमल क्या करता है, शुरू करता है, और ये जो होता है बाज़ औक़ात ये जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो कि TRH हार्मोन रिलीज करता है, और फिर ये पिट्यूटरी TSH हार्मोन, और TSH हार्मोन फिर यहाँ पर ये क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में आकर क्या करते हैं, ये T3 और T4 हार्मोन क्या करते हैं, ये फिर रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो होता है वो इस TSH हार्मोन की नकल शुरू करता है कि TSH हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये थायराइड ग्लैंड में आकर यहाँ पर इस ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और वो स्टिमुलेट करने से ये T3 और T4 हार्मोन पैदा करते हैं। तो ये ग्रेव डिसीज में होता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और ये एंटीजीन को मारने की बजाय ये क्या कर लेता है, ये T3 और T4 ये इसकी नकल करता है, TSH कि क्या करता है, इन हार्मोन की वो नकल करता है, और इस वो यहाँ पर क्या करता है, T3 और T4 हार्मोन क्या करना, पैदा करना वो शुरू कर देता है। और यही ग्रेव डिसीज़ या जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
भी इसको कहते हैं। इम्यून सिस्टम जब डिसऑर्डर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम का काम एंटीजन को ख़त्म करना है, लेकिन ये एंटीजन को मारने की बजाय क्या करता है, ये हार्मोन को पैदा करना क्या कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हार्मोन की मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा दूसरी काज जो है टॉक्सिक नोडुलर गाइडर होते हैं। यहाँ पर एक नोडुलर पैदा हो जाते हैं बाज़ औक़ात थायराइड ग्लैंड में, और वो नोडुलर जो होते हैं वो भी हार्मोन बनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये दूसरी वजह है। तीसरा है थायराइडाइटिस, ये भी एक अमल है, इसके ज़रिए भी वो हार्मोन क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं। नंबर 4 है एक्सेसिव आयोडीन इनटेक। अगर इंसान ज़्यादा आयोडीन को क्या करें, इस्तेमाल करें, तो बहुत ज़्यादा आयोडीन के इस्तेमाल करने से भी क्या होते हैं, ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन्स क्या होते हैं, वो पैदा होते हैं। तो ये चंद एक इसकी क्या है काजेज़ हैं, ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्मोन के। अब इसकी साइन एंड सिम्टम, ये हाइपर थायरॉइडिज्म जो है, इस बीमारी के साइन यानी इलामतें या सिम्टम्स जो हैं वो क्या है। इसकी पहली जो सिम्टम है वो एक्सोफ्थेल्मिया है। एक्सोफ्थेल्मिया ये ऐसी बीमारी है कि इसमें इंसान की आँख जो होती है ये बाहर की तरफ निकल आती है, क्योंकि इसके पीछे जो होता है, जो मसल होते हैं वहाँ पर इसमें एक ख़ास किस्म का क्या हो जाता है, लिक्विड जमा हो जाता है, और इसी लिक्विड जमा होने की वजह से वो आँख जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं और वो बंद भी नहीं होती। तो ये बीमारी जो है ये हाइपर थायरॉइडिज्म की क्या है, ये सिंबल है। इसके अलावा हाई मेटाबॉलिक रेट, अगर मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो, ये भी इसकी एक सिंबल है। रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट, अगर दिल की धड़कन तेज हो और रेगुलर भी ना हो, यानी कभी तेज हो जाए, कभी इसका धड़कना तेज हो जाए, कभी सुस्त हो जाता है, ये। इसके अलावा नर्वोसिस है, नर्वसनेस है। इसके बाद है इंक्रीज्ड वेंटिलेशन रेट है, यानी सांस का तेज होना, तेज सांस का चलना जो है, और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में इजाफा अगर हो, स्वीटिंग, अगर ज़्यादा पसीना आ रहा हो, वेट लॉस, वज़न का कम होना, हेयर लॉस, बाल का निकलना, बाल कम होते जाते हैं, ट्रेमोर्स है, हाथ और पाँव का तरतराना जो है, ये भी इसकी इलामत है। हीट इंटॉलरेंस, यानी गर्मी का बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी नींद का डिस्टर्ब होना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, फीमेल में जो माहवारी है इसका डिस्टर्ब होना। मसल वीकनेस, मसल कमज़ोर हो जाते हैं। एंग्जाइटी का अमल है, डिप्रेशन का अमल है, डायरिया है, गाइटर की बीमारी जो है, गाइटर यहाँ पर पैर आना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, और वार्म एंड मॉइस्ट पॉल्स हैं, हथेलियाँ जो हैं, ये इसका हथेलियाँ अगर गर्म भी हो और पसीना भी हथेलियों से निकले, तो ये भी हाइपर थायरॉइडिज्म की क्या है, सिंबल है, या इसका ये सिम्टम है। तो ये बहुत से क्या है सिम्टम यहाँ पर हमने बयान किए। ये सिम्टम अगर पाए जाए तो वहाँ पर ये फिर हाइपर थायरॉइडिज्म डिसऑर्डर होगा, ये बीमारी होगी। इसके बाद है हाइपो थायरॉइडिज्म है। हाइपोथायरॉइडिज्म व्हेन द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हार्मोन, यानी जब थायराइड ग्लैंड काफ़ी मिकदार में, यानी जितनी मिकदार की ज़रूरत होती है, यानी ज़रूरत से कम मिकदार में वो क्या करें, हार्मोन्स पैदा करें, तो फिर इसको हाइपोथायरॉइडिज्म डिसऑर्डर कहते हैं, बीमारी कहते हैं। काज़ीज़ इसकी वजूहात हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस ये एन ऑटो इम्यूनो डिजीज where your body immune system mistakenly attacks and damage your thyroid so that it cannot make enough thyroid hormones. यहाँ पर ग्रेव डिजीज और ये हाशिमोटो थायराइड डिजीज वो भी डिजीज है। इसमें जो ऑटो इम्यूनो सिस्टम होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, और वो नकल करता है यहाँ पर TSH हार्मोन के।
ये थायोस्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी नकल करते हैं और इसकी तरह वो ज़्यादा क्या करते हैं, T3 और T4 हार्मोन पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्यूनो सिस्टम होता है, ऑटो इम्यूनो सिस्टम जो होता है, वो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं इसको डिस्ट्रैक्ट करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यानी वो ग्लैंड का वो हिस्सा जो क्या करते हैं T3 और T4 हार्मोन पैदा करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इस पर अटैक करते हैं। लेकिन मिस्टेकन या गलती से वो अटैक्स एंड डैमेज योर थायराइड। ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं इसके सेल को क्या करते हैं, डैमेज कर लेते हैं, इसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो नुकसान पहुंचाने की वजह से फिर थायराइड ग्लैंड के सेल जो होते हैं वो तो हार्मोन पैदा नहीं कर सकते, या मतलब जितनी हार्मोन की ज़रूरत होती है इतने हार्मोन वो पैदा नहीं कर सकते। तो ये जो है हाशिमोटो थायराइड और ये जो ग्रेव्स डिजीज है, इसी में यहीं पर वहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर से पैदा होता है, और यहाँ पर भी ऑटो इसकी डिसऑर्डर, दोनों जगह डिसऑर्डर है। लेकिन वहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो TSH की वो नकल करते हैं और ज़्यादा हार्मोन क्या करते हैं वो पैदा करते हैं। और यहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिसऑर्डर इसमें जाता है और वो थायराइड ग्लैंड के जो सेल होते हैं, थायराइड ग्लैंड इसको डैमेज करते हैं, इसको डैमेज कर लेते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसके सेल को ख़त्म करते हैं, और इसी वजह से फिर T3 और H4 हार्मोन फिर नहीं बनते। इसकी दूसरी वजह जो है ये सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी टू रिमूव और स्टॉप दी थायराइड। ये जो बाज़ों का सर्जरी की जाती है या रेडिएशन थेरेपी की मदद से जब थायराइड ग्लैंड को वहाँ पर और जो अमल होता है इसको स्टॉप किया जाता है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर हाइपो थायरॉइडिज्म पैदा हो जाती है। नंबर 3 है लेक ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन कम मिकदार में मतलब बॉडी में जाए तो भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, यहाँ पर हमने ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये TSH हार्मोन वो खारिज नहीं करते हैं, वो रिलीज नहीं करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर खराबी हो तो भी नीचे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो फिर T3 और T4 हार्मोन वो उस वक्त पैदा करते हैं जब TSH थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो ये हार्मोन पैदा होते हैं। अगर TSH हार्मोन नीचे नहीं आते और वो बनते नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो भी ये T3 और F3 हार्मोन नहीं बनते। तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम ये भी एक वजह है ये हाइपोथायरॉइडिज्म का। इसकी साइन और सिम्टम्स क्या है? इस हाइपोथायरॉइडिज्म तो है, इसकी सिम्टम, इसमें एक सिम्टम जो है वो क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म ये बीमारी जो है ये बच्चों को, या बच्चा जब माँ के पेट में होता है या जब पैदा हो जाता है तो उस वक्त इसको जो बीमारी होती है, ये बच्चा एबनॉर्मल होता है, फिजिकल लिहाज से भी, मेंटली भी और सेक्सुअल भी, हर लिहाज से ये क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। यानी फिजिकल जो होता है स्ट्रक्चर वो भी सही नहीं होता, और इसका मेंटल यानी दिमागी हालत भी वो सही नहीं होता, और इसके अलावा सेक्सुअल तो भी वो, यानी तीनों ये बीमारी की वजह से बच्चा इस तरह होता है। इसके बाद है माइक्सेडिमा। ये दूसरी एक बीमारी है माइक्सेडिमा। इस बीमारी में ये है कि इंसान का चेहरा वो फूल जाता है, स्वेलिंग पैदा हो जाती है, आंख के इर्द गिर्द भी स्वेलिंग पैदा हो जाती है, इसके पाँव भी इसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि ये माइक्सेडिमा में ये होता है कि फ्लूइड जो होता है ये चूँकि यहाँ पर ये हाइपोथायरॉइडिज्म में चूँकि हार्मोन्स जो होते हैं वो कम मिकदार में पैदा होते हैं, तो जो सेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड, वो नहीं टूटते, और वो पॉलीसेकेराइड फिर टिश्यूज़ में क्या होना, जमा होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलिंग का अमल इसमें शुरू होता है। इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, पॉलीसेकेराइड इसको वहाँ पर जमा हो जाता है, और वो हिस्सा क्या होता है, जिस्म का वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो ये बीमारी अगर हो, जिस्म फूल जाए या आंखों का या चेहरा फूल जाए, तो ये इसकी क्या है, एक सिम्टम है। लो मेटाबॉलिक रेट, अगर मेटाबॉलिक रेट वो कम है, फीलिंग
चिल्ड, अगर सर्दी महसूस कर रहा हो, मामूली हर वक्त इंसान सर्दी महसूस करता है, सर्दी नहीं होती लेकिन वो सर्दी महसूस करता है, फीलिंग चिल्ड या सर्दी महसूस करना। पफी आइज, इसकी आंखें क्या होते हैं, स्वेलिंग, इसके आंतों के गिर्द जो आर्बिट होता है इसको, इसके इर्द गिर्द वो फूल जाती हैं। इसको पफी आइज, थिक एंड ड्राई स्किन विद हेयर लास्ट फ्रॉम द स्कैल्प एंड आई ब्रो, यानी इस तरह बालों का निकलना, लास्ट होना, और ड्राई स्किन और हेयर वगैरह, रीमा जो होता है। इसके बाद है टंग स्वेलिंग है, यानी जबान का बड़ा हो जाना, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज होना है, लेथर्जी एंड फैटिग है, कमजोरी, लेथर्जी कमजोरी और थकावट, हेयर लॉस है, गैटर की बीमारी है, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड अगर ये फूल जाए, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, यानी ये सर्दी को बर्दाश्त न करना, इसके लिए वो सेंसिटिव होता है, मामूली सी सर्दी हो तो उसको सब सर्दी लगती है। होर्सनेस, यानी आवाज़ का बड़ा होना, मेमोरी प्रॉब्लम, याददाश्त ख़त्म हो जाता है, पफिनेस, यानी जो फूल जाना होता है, जॉइंट मसल पेन है, मसल या जॉइंट का दर्द है, हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, डिक्रीज हार्ट रेशो, यानी हार्ट रेशो जो होता है वो कम हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत कमज़ोर हो जाती है, और ब्लड प्रेशर ये क्या होता है, पैदा होता है। बस यहाँ पर सिंबल ऐसे हैं कि दोनों में ये सिंबल पाए जाते हैं, मसलन माहवारी का डिस्टर्ब होना दोनों में होता है, दोनों अगर हाइपर थायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों में ये होता है। इस तरह ब्लड प्रेशर का भी दोनों में होता है, ब्लड प्रेशर, इस तरह कुछ और भी वो सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो दोनों में पाए जाते हैं, वो जो भी डिसऑर्डर हो। तो ये डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, थायराइड का ग्लैंड जो होते हैं, जो अगर ज़्यादा मिकदार में T3 या T4 हार्मोन पैदा करें, तब भी इंसान में क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अगर ये कम मिकदार में ये पैदा करें तो भी क्या होता है, अब वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ग्रेन डिजीज़ है, और यहाँ पर हाशिमोटो जो है थायरोडाइटिस जो है, ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, अक्सर वजूहात हैं। और ये इम्यूनो सिस्टम का क्या होना है, डिसऑर्डर होना है। वहाँ पर जब डिसऑर्डर हो जाता है, वो TSH की वो क्या करता है, इसकी काफ़ी शुरू करता है, और यहाँ पर वो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके सेल को डैमेज करता है। यही इसमें क्या होता है, फ़र्क है। यहाँ पर वो इम्यूनो सिस्टम डिसऑर्डर होता है, और वहाँ पर वो भी डिसऑर्डर होकर वहाँ पर नुकसान करता है, वहाँ पर हार्मोन बढ़ाता है, और यहाँ पर डैमेज करता है क्या थायराइड ग्लैंड को, इसके सेल को डैमेज करते हैं। इसकी वजह से हार्मोन कम पैदा होते हैं। तो अगर हार्मोन कम पैदा हो या हार्मोन ज़्यादा पैदा हो, दोनों सूरतों में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में क्या होता है, मुब्तला हो जाता है। तो ये आज यहाँ पर अब हमने जो ये शक्ल में हमने दिया है, तो थोड़ा सा मुख्तसरन इसका ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ये TRH हार्मोन क्या करता है, इसको रिलीज करता है। जब ये रिलीज करता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करता है, यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करता है, और वो TSH हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज कर लेते हैं। ये हार्मोन जब रिलीज हो जाते हैं तो ये यहाँ पर इन फोलिकल में आते हैं, ये फोलिकल, और ये फोलिकल जो होते हैं यहाँ पर फिर T3 और T4 हार्मोन बनते हैं। अब T3 और T4 हार्मोन किस तरह बनते हैं, ये किस तरह इसकी जो सिंथेसाइज होते हैं, इसके लिए अलग एक पूरा मतलब लेक्चर चाहिए। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, किस तरह वो T3 और T4 हार्मोन यहाँ पर बनाते हैं। बहरहाल यहाँ पर वो T3 और T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन क्या हो जाते हैं, ये जो TSH हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और थायराइड ग्लैंड ये T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं। इसमें जो T3 है और ये T4 हार्मोन्स जो हैं, ये भी बाज़ औक़ात जब ये बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर सेंसर
होते हैं और सेंसर इसको डिटेक्ट करते हैं, और सेंसर जब इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं TSH को और TRH को। यहाँ पर थायराइड T3 और T हार्मोन जो होते हैं नॉर्मल से सेट पॉइंट से ज़्यादा हो गए, तो सेट पॉइंट से जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमेशा हमेशा जो होता है वो होमोस्टेसिस को रिवर्स करता है, वो मेंटेन रखता है, यानी वो रिवर्स करता है रिएक्शन को, प्रोसेस को वो क्या करता है, रिवर्स करता है। अगर ज़्यादा है तो कम करता है, अगर कम है तो इसको ज़्यादा करता है, यानी वो इसको रिवर्स करता है। इसको फीडबैक यानी वो पैगाम भेजा जाता है कि आप TRH कम हो जाते हैं, TSH भी कम हो जाते हैं, तो T3 और T इस वक्त होता है जब सारा सिस्टम क्या होता है, सही तरीके से काम करता है। लेकिन बात उस वक्त बिगड़ जाती है जब यहाँ पर ग्रेव डिजीज या हाशिमोटो जो थायराइडाइटिस जो है, अगर वो मदाखलत करे तो फिर मसला बन जाता है, फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इंसान क्या हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। क्योंकि अगर वहाँ पर TRH या TSH कम या ज़्यादा अगर हो जाए तो भी इस पर इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर पहले से यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है और फिर यहाँ पर इसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये ग्रेव डिजीज जो है या ये ऑटो इम्यून सिस्टम जब डिसऑर्डर हो जाए, ये ग्रेव डिजीज की शक्ल में हो या हाशिमोटो थायराइडाइटिस की शक्ल में हो, दोनों क्या है जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफिज़।